बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। सुबह से आगे में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो हमारे साथ आगाज़ कीजिए अपने दिन का। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मेरा नाम अनम अहमद है। आयशा, अभी आपने जिक्र किया कि आपके दिन का आगाज़ अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम हमारे थ्रू आप अच्छा आगाज़ करें, लेकिन आज मैं अपने नाज़रीन को ये बताती नहीं, क्योंकि आज जो मेरे दिन का आगाज़ है ना मेकअप रूम से, वो बड़ा अजीबो गरीब चल रहा है। क्या हो गया? आयशा जो है ना वो मुझे थोड़ा सा तंग करने की, पिंच करने की कोशिश कर रही हैं और मुझे थोड़ा सा बता रही हैं कि मैं एक सेकंड में स्टोरी बता देती हूँ। मैंने कल इनसे पूछा कि क्या आपको शेर व शायरी से शगफ है, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी शगफ नहीं है, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। तो फिर आपने मुझे सुनाया कौन सा शेर, जरा ये भी वो मैं ऑन एयर नहीं सुना सकती। वो जो शेर आपको याद है हम कार्ड्स के ऊपर लिखा करते थे, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, वो वाला शेर। अब मैं कुछ लोग दुनिया में ऐसे, तो फिर लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता शौक और ज़ौक। अच्छा, बस उस बात पे फिर उनके लिए क्या कहा मेरा दिन का आगाज बहरहाल अच्छा नहीं हुआ सुबह से। चलिए आपका मूड अच्छा करते हैं, आपको मूड अच्छा करते हैं, आपको मौसम के बारे में खबर देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मौसम जो है ना वो इस वक्त काफ़ी सख्त और गर्म है, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि आगे आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो मैदानी इलाके आज से 21 जून तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। हुक्काम ने शहरियों को दिन में धूप में कम से कम निकलने की हिदायत की है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मशरकी सिंध के अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कहीं तो बारिश हो रही है, कहीं तो हो रही है, कहीं तो हो रही है। यही सोच के खुश हो जाएं कि चलें बारिश की बूंद कहीं तो बरस रही है, क्योंकि लोग इस वक्त बड़े तंग आए हैं गर्मी से। और अगर हम बात करें सयाहती मकामात की, तो गर्मी से तंग आके लोग कहाँ पर जाते हैं पाकिस्तान में? नॉर्दर्न एरियाज में। तो उधर की खबर शामिल कर लेते हैं। गैर मुल्की सयाह की हुंजा की अताबाद झील में होटल की सिवरेज और गलाजत की जो शिकायत है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। गैर मुल्की सयाह ने वीडियो पैगाम में कहा है कि मकामी अफराद ने होटल का फुजला झील में छोड़े जाने की इत्तला दी है। अब ये देखें ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है, समझ नहीं आ रही है। देखिए पहले तो सबसे पहले आपको तमाम लोग जो जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में सैर करने के लिए, ठीक है आप अच्छा वक्त गुजारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर आप अपने निशानात छोड़कर क्यों आ जाते हैं भाई? दुनिया भर से लोग अब वहां पर आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने के लिए। हमारा फोकस ये है कि हमारा टूरिज्म बहुत ज्यादा बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये चीजें उनको दिखाएंगे तो जस्ट इमेजिन कि आप जो इमेज है पाकिस्तान का वो क्या दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक मसला ये है ना कि जो लोकल लोग हैं ना वो बात नहीं करते इस पे। अगर फॉरेनर्स आके बात करें तो वो मामला कहाँ से कहाँ चला जाता है। ज्यादा शर्मिंदगी की बात है अगर बाहर से कोई गेस्ट आकर आपको बता रहा है कि ये जी सफाई का आपने ख्याल रखना है, तो हमें खुद भी बहरहाल जो है वो पता होना जरूरी है। ये वीडियो काफी वायरल हो रही है, उसमें ये दिखाया कि अताबाद झील जो है हुंजा की, उसके अंदर फुजला डाला जा रहा है। जो होटल का फुजला है वो उसके अंदर उसका खराज किया जा रहा है। कितनी खूबसूरत झील है आयशा, पता नहीं आपने विजिट किया है यानी मैं यहाँ पे गई। अच्छा, मैंने खूबसूरती है, इतना खूबसूरत नीले रंग का पानी है और जो उसका ओवरऑल जो व्यू है वो बड़ा शानदार है। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो शायद लोग जो है ना वहाँ पर जाना कम कर देंगे, जिस तरह झील सैफुल मुलूक का हमने हाल देखा है। हाँ, वो इस वक्त दिखा भी रहे हैं। देखिए पानी दो कलर्स के अंदर हमें वहाँ पर नजर आ रहा है। एक वो एरिया जहाँ पर जो फुजले से भरा पड़ा है, जहाँ पर गंदगी नजर आ रही है, और दूसरा ब्लू कलर का जो कि नेचुरल कलर होता है किसी भी झील का। बहरहाल जी, इस नोटिस के बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान की टीम जो है करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी है और इंतजामिया ने होटल का एक हिस्सा जो है वो सील भी कर दिया है। मैं कहती हूँ कि सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ऐसे तमाम लोगों को जो इस तरह की लापरवाही जो है ना उसका मुजाहरा करते हैं और पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल जी, अब आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया से एक खबर शामिल हमने करनी है। इंडोनेशिया में आतिश फिशां फट पड़ा है, जिससे फजा में 11 किलोमीटर बुलंदी तक राख के बादल देखे जा सकते हैं। हुक्काम ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और उनका कहना है कि आतिश फिशां से बड़ी मिकदार में लावा निकल सकता है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई जो इलाके हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लावा फटना और लावा उगलना, वैसे खतरनाक सा मंजर जो है वो देखने में खतरनाक होता है। लेकिन इसको देखने के लिए आपको पता है बड़े ऐसे लोग भी होते हैं जो पुरखतर किस्म के एडवेंचर्स करना चाहते हैं, इस तरह की जगहों को विजिट करना चाहते हैं, सो दैट उनकी लिस्ट के अंदर ये भी चीज़ आ जाए कि वो यहाँ पर भी गए थे या यहाँ पर भी गए थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये होता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो महफूज मकामात पर फौरी तौर पर पहुँचा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा करीब से इसको देखने की कोशिश करें या फिर
उसको अक्सबंद करने की कोशिश करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को महफूज भी रखें। ये इंटरेस्टिंग कुछ विजुअल्स थे, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, और ये स्टोरी भी आपको नज़र आ रहा है कि धुएं के बादल जो है ना वो आसमान की तरफ उठ रहे हैं। खैर जी, आगे बढ़ जाते हैं और आंस लेकर चलते हैं, जहाँ पर सड़कें जो हैं वहाँ पर 6 मीटर से ज़्यादा लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक सदी पुरानी गाड़ी जो है बुगानी रॉयल, उसको दौड़ाया गया। विंटेज कार थी ये, नायाब कार, पेट्रोल की बजाय काबिल तजदीद ईंधन पर चलती है। आपको पता ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको विंटेज कार्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इस बारे में ज़ौक रखती हैं? मैं बिल्कुल ज़ौक रखती हूँ। आई हैव नेवर बीन इनटू दिस कार, मैंने कभी ड्राइव भी नहीं किया, मैं बैठी भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मुझे ये नज़र आता है कि पुराने वक्तों के लोग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा बाज़ौक थे। आप उनके देखें ना, खूबसूरत कितनी गाड़ियाँ ये तो है। लेकिन अभी भी जिन लोगों ने ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं, शौकीन लोग अभी भी हैं इस्लामाबाद में भी और मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान में भी, जो नुमाइश होती है विंटेज गाड़ियों की, अगर वो देखने जाएं तो बड़ी शानदार, बड़ी अच्छी और बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने रखी। यही मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ना कि आजकल की गाड़ियाँ ठीक है, वो हमें टेक्नोलॉजी वाइज और सब कुछ नजर आती है, लेकिन ये चीज़ नजर नहीं आती, मिनिमलिस्टिक डिजाइन होता है। लेकिन ये इसलिए वो नजर आता है कि जो पुराने लोग थे ना वो जमालियाती ज़ौक रखते थे, तो वो कहते थे कि एक चीज़ अगर चलाने में अच्छी है, इस्तेमाल करने में अच्छी है, तो वो देखने में भी उसी तरह से अच्छी है। ज़ौक नहीं जाएगा, आज ज़ौक नहीं जाने वाला है। आज हम ज़ौक की बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि अनम ने साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल भी ज़ौक नहीं रखती, और ये मेरे अल्फाज नहीं, इनके खुद के अल्फाज हैं। खैर जी, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ खेल के मैदान से आपको खबरें देते हैं। किंग की बात करते हैं, जो कि क्रिकेट के मैदान में हैं। बाबर आजम की बात करें तो बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स से तकरीबन 10 करोड़ रुपए का उनका मुआहदा हो चुका है, जिसके बाद वो BBL की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल होंगे। बाय द वे, ही डिजर्व्स इट। बिल्कुल। आप बाबर आजम की फैंस में से? बिल्कुल, आई रियली लाइक हिम एज अ क्रिकेटर। बहुत ऐसे टाइम पे जब लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे तो तकलीफ होती है। मैं भी जब क्रिकेट का वो कर रही होती थी शो, तो मुझे भी होता था कि यार क्यों इतना क्रिटिसाइज करें। खैर, बाबर आजम को प्लैटिनियम कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है, और इसके अलावा आपको ये बताएं कि सिडनी सिक्सर्स की प्लैटिनियम कैटेगरी की बेस प्राइस तकरीबन 7.25 करोड़ रुपए है। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रही है, जिसमें बाबर आजम पहली बार जो है वो शिरकत करें। बड़ा खुशाइंद है बाबर के फैंस के लिए, बहुत खुशाइंद भी है, इवन बाबर के लिए बड़ा खुशाइंद है। 10 करोड़ रुपए का उनका मुआहदा हुआ है। 10 करोड़ अच्छी खासी रकम होती है, 10 करोड़ पे जा रही है ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि बाबर स्टार है, किंग है हमारी क्रिकेट के, और वो डिजर्व करते हैं। और देखें ना, पहली मर्तबा बिग बैश लीग के अंदर बड़े बड़े नाम जाते हैं, उसके अंदर अगर बाबर आजम जो है वो 10 करोड़ का मुआहदा और महंगे तरीन क्रिकेटर बने, तो इवन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा की बात, अच्छी बात है। जी, आगे बढ़ना है और जो मामला चल रहे हैं इसराइल और ईरान जंग के हवाले से, उस पर भी बात करनी है। अमेरिका भी अब इस जंग में कूदने को जो तैयार हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहां छुपे हैं। अब हमें ईरान की फजाई हदूद पर मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल करना है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि शायद अमेरिका जो है वो डायरेक्ट बराह रास्त इस जंग में शामिल होता है या नहीं होता, इस पर भी कई सवालात उठ रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी सदर की जानिब से खुल्लम खुल्ला ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, और पहले भी हमने जिक्र किया कि शायद आयतुल्लाह खामनेई ही उनके टारगेट पे हैं। उन्होंने कह दिया कि हमें पता है वो कहाँ छुपे हैं। इससे पहले इसराइल की तरफ से कहा गया था कि अगर आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट कर दिया जाता है तो ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया था उनके इस डिसीजन को। लेकिन अब ट्रंप का ये बयान जो है, जब से वो कनाडा से अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस आए हैं, वो काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि शहरियों या अमरीकी फौजियों पर मिसाइल गिरे। हमारा सब्र जवाब दे रहा है, अब हमें मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया में एक फ़िज़ाई अड्डे से अमरीकी बम्बार्ड तैयारे रवाना हो चुके हैं, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीका ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसकी थोड़ी सी तस्दीक भी आई है, और वो ये कि अमरीका के नायब सदर JD वैंस हैं, उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप मुमकिना तौर पर यह फैसला कर सकते हैं कि उन्हें मजीद इकदाम करना चाहिए ताकि ईरान अफजूदगी का अमल ख़त्म करे। जबकि अमरीकी मीडिया ने शवाहिद की बुनियाद पर दावा किया कि अमरीका की इस बात पर गौर कर रहा है कि वो भी इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज, आलमी कवानीन जो हैं उनकी कौन सी ऐसी शिक है, या यूएन चार्टर की ऐसी कौन सी शिक है जो कि इस अटैक को जस्टिफाई करती है? सबसे पहले तो इसराइल के अटैक को जस्टिफाई करती है, एंड देन अगर अमरीका भी इस अटैक के अंदर शामिल हो जाता है, इस जंग के अंदर शामिल हो जाता है, तो कौन सी ऐसी शिकें हैं और कौन सी शिकें, और साथ साथ जायज़ करार देंगी इसको? कौन
कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या हो सकते हैं? देखें, अमेरिका का बराह रास्त एक और जंग में इन्वॉल्व हो जाना, इससे पहले भी अमेरिका कई जंगें लड़ चुका है और हम देख सकते हैं कि उसके नताइज क्या निकले हैं। और विन विन सिचुएशन शायद किसी के लिए भी नहीं है, जंगें किसी भी मुल्क की फेवर में नहीं होती। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अहमर बिलाल सूफ़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफ़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये जो सदर ट्रंप का जो ताज़ा बयान है, अब वो डायरेक्टली इस जंग में शामिल होना चाह रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि गैर मशरूत सरेंडर ईरान की जानिब से किया जाए। अब मुज़ाकरात की तरफ वो नहीं आ रहे। किस तरह से देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एक फ़ायदा ये है कि वो जो करना चाहते हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर सामने कह देते हैं, अपनी ट्वीट्स में लिख देते हैं और ये एक तरह से सर्टेनिटी प्रोवाइड कर देता है तमाम साइड्स को कि यूएस गवर्नमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पर क्या पॉलिसी बना रही है या सोच रही है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट सबसे पहले आई थी वो तो ये थी कि अमेरिका इस जंग में हिस्सा नहीं है, अपने आप को उन्होंने डिस्टेंस किया था और साथ ये भी कहा था कि अगर अमेरिकी कोई स्पेसिफिक अहदाफ या टारगेट्स पर अटैक होगा तो फिर हम उसके रिएक्शन में करेंगे। अब सूरत हाल प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से और हुकूमत की जानिब से तब्दील होती हुई नजर आ रही है और अब वो ये कह रहे हैं कि वो बराह रास्त जो है वो न्यूक्लियर जो वेन्यूज हैं उसको वो अटैक कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर अटैक्स की बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कुछ और इसके अलावा इक़दाम कर सकते हैं। सो एक मुझे यूँ लगता है जैसे कि वो चाह रहे हैं या इम्प्लाइडली ईरान को एक अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं कि वो किसी न किसी शराइत पर एग्री करके मामलात को आगे बढ़ाए और पीसफुली करे, जो कि अगर वो नहीं होता फिर जाहिर है अनफॉर्चुनेटली बमबारी की तरफ में मामला जा सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सदर ट्रंप कि अब हम मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। इससे पहले ईरान ये कह चुका है कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जी, वो कह चुके हैं, लेकिन उनके अगर आप गौर से उनके जो ऑफिशियल नुमाइंदे हैं उनकी स्टेटमेंट्स सुनी हो तो उसमें उन्होंने एक फिक्रा स्पेसिफिकली कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए और नेगोशिएशंस करने की चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हैं। इस बाबत कोई गुफ्तगू उन्होंने की है तो उनकी जानिब से भी ऑफिशियल पोजीशन ये आई है कि वो मुज़ाकरात को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे, वो डिटेरेंस को एस्टैब्लिश जरूर कर रहे, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के माबैन हुआ, लेकिन वो मुज़ाकरात से कंप्लीटली आउट नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से जो मैं समझता हूँ एक चीज़ उनको कहनी चाहिए वो ये है कि जब सेफगार्ड एग्रीमेंट्स मौजूद हैं और एक यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने 2015 या 16 में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तरतीब दिया था जो P5 ममालिक के साथ था, तो अभी तक ईरान ने ये नहीं कहा कि मैं उस नौयत के किसी मुआहदे को फौरन ज्वाइन करना चाहता हूँ, जो उन्हें कह देना चाहिए। जहाँ तक ये सवाल है कि किसी मुल्क की जानिब से बमबारी जो है सेल्फ डिफेंस के कवानीन के ऊपर पूरा उतरती है तो उसके बारे में राय इस वक्त इंटरनेशनल लॉयर्स की डिवाइडेड हो चुकी है। कुछ वकला का ख्याल, एक्सपर्ट्स का कि नहीं, ये जो है ये जेन्युइन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस का बनता है, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस का, लेकिन मेजॉरिटी वकला का ख्याल ये है कि ये ओवर स्ट्रेच इंटरप्रिटेशन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम फरीकैन को चाहिए कि वो इस चीज को एग्जामिन करें और कोशिश करें कि मामला पीसफुल तरीके से रिजॉल्व हो जाए। अहमद साहब, एक चीज टॉक्स के बारे में ये समझ नहीं आ रही या अमेरिका की गेम के बारे में ये समझ नहीं आ रही कि ईरान तो ऑलरेडी मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद था, तब इसराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया एंड देन ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते रहे वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी भी रहे। कभी वो कहते हैं कि वापस आ जाओ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर, कभी वो कहते हैं कि हमने ईरान को बहुत समझाया कि आप सरेंडर कर दें या जो ये डील है जल्द से जल्द हो जाए। तो ये आपको समझ आइए, कुछ लोग ये भी इसको कह रहे हैं कि ये एक नेक्सस था इसराइल और यूएसए का, यूएसए ने इंगेज करके रखा ईरान को और पीछे से इसराइल ने अटैक कर दिया। आपका एनालिसिस इस पर क्या है? देखिए, मैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ। लीगली स्पीकिंग जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि किसी भी नेगोशिएटर को मारना, उसको असैसिनेट करना, ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। एक आदमी जो है या ग्रुप जो है या उस सारी टीम को एलिमिनेट कर देना, असैसिनेट कर देना जो नेगोशिएट कर रही थी और नेगोशिएशन का अमल खत्म नहीं हुआ था, वो ऑनगोइंग था। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि मामला IAEA में पेंडिंग था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की जिससे पाकिस्तान ने भी अब्सटेन किया। उस रेजोल्यूशन में रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया सिक्योरिटी काउंसिल को। होना तो ये चाहिए था, अगर वो समझते
कि ये वाकई एनरिचमेंट उस मुकाम पर पहुंची हुई है कि न्यूक्लियर डिवाइस तक पहुंचने वाले हैं, तो उसका तरीका आईएईए का ये था कि वो उस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर करती। अपने आईएईए का अपना एक चार्टर है, अपना एक स्टैचू है, उसके नीचे, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है तमाम ममालिक P5 बशमूल ये फैसला करती कि हमने ईरान के खिलाफ किस नौयत का एक्शन करना है, या सैंक्शंस लगानी है या भरपूर तरीके से एक्शन करना है। अभी तो आपको क्या लगता है अहमद साहब, अभी इजराइल जो है वो क्या कर सकता है? ईरान के पास राइट नाउ, ठीक है, डिटरेंस के लिए हमें नज़र तो आ रहा है कि वो उनकी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, डिटरेंस के लिए क्या कर सकते हैं वो? एंड देन इंटरनेशनल फोरम्स की या इंटरनेशनल कवानीन की बात करें तो ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, ईरान के पास तो ऑप्शन, जिस तरह मैंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर्मली अप्रोच करने की भी ऑप्शन मौजूद है। जो दो ममालिक ईरान के नुक्ताए नज़र को सपोर्ट कर रहे हैं, नुक्ताए नज़र को, वो चीन और रूस बराह रास्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी उसको सपोर्ट, नुक्ताए नज़र को सपोर्ट किया है। चीन और रूस का मौक़िफ़ ये है कि जब आईएईए में ये मैटर पेंडिंग था, तो आईएईए में सेफ गार्डेड जो मटेरियल होता है, जो साइट्स होती है, सेफ गार्डेड का मतलब बड़ा टेक्निकली सेफ गार्ड मुआहदे होते हैं, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें आईएईए पार्टी होता है उस मुल्क के साथ जहां वो न्यूक्लियर प्लांट है, और जो उसको सप्लायर्स है उसके साथ भी होता है। और उसमें ये शर्तें होती हैं कि ये आप पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए करेंगे और किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं करेंगे इसे। उस डाइवर्जन को रोकने के लिए सेफ गार्ड इंस्पेक्टर्स आईएईए वियना से आते हैं, और वो आते रहे ईरान में और सारा। तो रूस और चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं इस तरह की जो बमबारी है वो इन सेफगार्ड एग्रीमेंट्स के मुआहदों की खिलाफ वर्जी भी होगी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो ताबकारी असरात। आपने रूस और चाइना की बात की है, जो G7 का इजलास हुआ, वहाँ जो कलेक्टिव स्टेटमेंट आया वो भी हमारे सामने, वो तो सारी जिम्मेदारी ईरान पे डाल रहे हैं और इसराइल को बरी उज़्ज़िम्मा करार दे रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल इंप्रेशन दे रहे हैं कि इसराइल सही कर रहा है और ईरान की सारी जिम्मेदारी अटैक ही उन्होंने शुरू किया। देखिए, इस तरह से इसको ओवर सिंप्लीफाई करके ना प्रेजेंट कीजिए कि वो सपोर्ट कर, वो सपोर्ट असूली मौक़िफ़ को सिर्फ इस हद तक है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इसराइल का है। वो तो किसी मुल्क का भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट करना मुनासिब होगा कि अगर कोई अटैक हो रहा है, उस अटैक के जवाब में आपने कोई अटैक करना है, वो आपका राइट ऑफ सेल्फ। लेकिन अहमद साहब, ये इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ना, जैसे राइट नाउ अगर हम वेस्टर्न मीडिया को देखें तो प्रेजेंट इस तरह से किया जा रहा है कि ईरान अग्रेसर है और इसराइल जो है वो मजलूम है और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो इस तनाजुर में जरा इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इसको। जी, आप वो देखिए, वो तो एक मीडिया की एक अप्रोच है ना, मुख्तलिफ मीडिया की मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं टुवर्ड दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट। कुछ का मेजॉरिटी का ये ख्याल है कि ये इसराइल आउटराइट एग्रेसर है। अब एग्रेशन के बाद जब फिर वो आप इंडिविजुअल स्ट्राइक्स पर आ जाते हैं कि इंडिविजुअल स्ट्राइक जो हुई है, फॉर एग्जांपल ईरान पे हुई है पहली स्ट्राइक, तो ईरान ने उसके जवाब में अपनी स्ट्राइक की है। और अब जिन चीजों को ये निशाना बना रहे हैं दोनों ममालिक, अगर आप गौर से देखें, वो एसेंशियली मिलिट्री टारगेट्स हैं, सिविलियन टारगेट्स पर से नहीं, सिविलियन नुकसानात जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों ममालिक बड़े सोच समझ के सिर्फ ऐसे टारगेट्स को ट्रम्प का ये स्टेटमेंट अहमद साहब के तेहरान को खाली कर दिया जाए, ये बड़ा मानी खेज हो जाता है। अच्छा, इस रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और प्लेयर चाइना, उनके सदर का एक स्टेटमेंट बड़ा आजकल वायरल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका को टारगेट करके ये बात किया कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, द वर्ल्ड शुड मूव ऑन। इससे पहले भी बड़ी बड़ी कुव्वतें आई और वो चली गई। उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है? ये देखिए, चाइना और रशिया मिलकर एक अल्टरनेटिव ग्लोबल स्ट्रक्चर को रेज कर रहे हैं एट अ ट्रांसनेशनल लेवल। मैं ये तो नहीं कहूँगा पैरेलल यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क, जो SCO है, सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर के तौर पर सामने आ रहा है और वो दिन ब दिन अपनी फालियत को इम्प्रूव कर रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग देयर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर मेंबर्स। SCO जो है वो एक ऐसा वेन्यू बनता जा रहा है जो तमाम ममालिक को, जो एशिया के हैं, खासतौर पे अफ्रीका के हैं, उनको ऑन बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता कर। ये ब्रिक्स के अलावा है, ब्रिक्स का एक फ्रेमवर्क सेपरेट है। SCO जो है उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही है जो यूनाइटेड नेशंस का एक ब्रॉड असेंबली है और उसके बाद एक काउंसिल है। वीटो पावर्स एज सच उसको उस तरह से नहीं है, लेकिन तो सिंघाई कॉर्पोरेशन में जो ये रोल अब चाइना प्ले करेगा एज अ स्पॉन्सरिंग एंटिटी ऑफ SCO, उस तनाजुर में वो एक ब्रॉड पॉलिसी स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट तो हम ये समझ सकते हैं कि राइट नाउ चाइना का मौक़िफ़, ट्रम्प और अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो डेस्परेशन में भी हो सकता है, क्या हम ये समझ सकते हैं? जी, जाहिर है, क्योंकि जो इसराइल चाह रहा था अर्ली कि वो सरनगू कर लेगा ईरान को सडन हमलों से और फौरी हमलों से,
और अटैक करके उनकी तमाम क़यादत को उसको असैसिनेट करके वो हासिल अहदाफ नहीं हो सके। और ईरान ने सबको हैरान कर दिया विद इट्स रेजिलियंस, with its ability, military ability to अच्छा जरा क्विकली अहमद बिलाल साहब ये भी बता दें, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ईरान के, खासतौर पर पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है और दीगर ममालिक, उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में आ जाता है तो? देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दूसरे थर्ड कंट्रीज, कोई भी थर्ड कंट्री हो, चाहे पड़ोसी हो चाहे गैर पड़ोसी हो, इन प्रिंसिपल उसको न्यूट्रल होना चाहिए। कभी कभी ऐसी ज़रूरियात प्रेजेंट करती हैं, अगर कोई मुआहदा आपस में ना हो कलेक्टिव सिक्योरिटी का, तो वो आपको कंपेल करता है कि आप उनके साथ मिलिट्री हॉस्टिलिटीज़ में हिस्सा लें। लेकिन जंग किसी जगह कहीं पर भी हो, उसके असरात मनफी ही होते हैं उन लोगों पर, उन इदारों पर और उन मुल्कों पर जो उसके तराफ में पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त है, और पाकिस्तान और बाकी ममालिक जो मिडल ईस्ट में हैं, मिडल ईस्ट के ममालिक तो और ज़्यादा ख़तरे में। मैं एक वज़ीर का मौक़िफ़ सुन रहा था जो कतर के हैं, उनको ये कंसर्न था अगर कंटेमिनेशन जो है वो पानी में आ जाती है आबनाए हुर्मुज़ के, जहाँ से वो पूरे डिस्टिलिंग प्लांट से पानी बनाते हैं पीने के लिए, तो फिर उनके पास सिर्फ 3 दिन का रिजर्व है पानी का। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे साथ थे, इंटरनेशनल लॉ के माहिर हैं और अपना एनालिसिस जो है सारी सिचुएशन के ऊपर वो पेश कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर हम टॉपिक्स हमारे पास हैं, उन पर बात करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इंतहाई अहम मसले के ऊपर, जो आज का मसला नहीं है बल्कि दहाइयों से चलता आ रहा है, या फिर अगर सदियों पर मुहित हो तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ख़वातीन को काम करने की इजाज़त बड़ी देर से मिली है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको दहाइयों पर ही मुहित रखें। आजकल के दौर में भी बेशुमार ख़वातीन अपनी मेहनत, सलाहियत और किरदार के बावजूद सिर्फ इसलिए तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाती हैं कि वो औरत हैं। जी हाँ, कई दफातर ऐसे हैं जो मर्द कॉलीग्स जो हैं उनको तो तरक्की देते रहते हैं ख़वातीन के मुकाबले में, और ख़वातीन को ज़्यादा अहमियत उस तरह से नहीं दी जाती। रीज़न बताया जाता है कि भाई क्योंकि ये ख़वातीन है इसलिए इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आई डोंट नो अब ये आता कहाँ से, ये इंट्यूटिव है या फिर पता नहीं, इसको मेल ईगो कहा जाए या क्या है, कि बड़े ओहदों पर तरक्की तो नहीं दी जाती, लेकिन हाँ ठीक है फीमेल कलीग्स होती हैं, लेकिन जो तनख्वाहों की जहाँ तक बात आती है, बड़े ओहदों की बात होती है, तो वो चंद गिनी चुनी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं, जबकि अक्सर ख़वातीन ख़ुद को बार बार उनको साबित भी करना पड़ता है वो भी किसी मर्द से कम नहीं है, ये हमें अब साबित करना पड़ता है, किसी मर्द को ये बात साबित नहीं करनी पड़ती। इससे जुड़ा एक और पहलू ये भी है कि हमारे माशरे में एक तासुर की सूरत में पाया जाता है कि अगर कोई खातून शौहर से ज़्यादा कमाए तो उसके घर में बरकत नहीं रहती, या मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। शौहर हसास अक्सर कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं कि अगर किसी बीवी की सैलरी ज़्यादा है शौहर से तो उस घर के मसले। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हैं ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ये सोच न सिर्फ ख़वातीन की मुआशी आज़ादी को महदूद करती है बल्कि घर के सुकून के ऊपर भी अफेक्ट करती है, उसके एतमाद को, उसके कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा सबूताज करती है। हमें इस सोच पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी खातून के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है वर्क प्लेस के ऊपर, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उसकी तनख्वाह जो है उसके मेल कॉलीग्स के मुकाबले में बढ़ाई नहीं जा रही है, या उसको तरक्की नहीं दी जा रही, उसकी प्रमोशन नहीं की जा रही, तो उसके पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपना ये मसला जो है वो हल कर सकती है। और इस पे हमारी रहनुमाई करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट हैं आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं उनको। आलिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम ग्लैड टू हैव यू। सर ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं? अच्छा देखिए, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। आपको अपनी जेंडर की बेसिस के ऊपर जहाँ पर भी वर्क प्लेस पर लाइफ में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हम फीमेल्स का इसलिए बात करते हैं कि आपका एक बहुत मेजर पोर्शन फीमेल्स का ऐसा है जो अभी तक नेशनल स्फेयर के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकी। रीज़न बीइंग एक बैरियर है, एक अनसीन बैरियर है जो कि उनको बिल्कुल भी इंक्लूड होने नहीं दे रहा। आप अगर अपनी सुप्रीम कोर्ट में देखें ख़वातीन की तादाद कितनी है, वहाँ पर लॉयर्स कितनी हैं, जजेस कितनी हैं। आप हाई कोर्ट आ जाएं, इसी तरह से वो तादाद आटे में नमक के बराबर है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आप देखें तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से मेरी मुराद ये है कि एक ही कैडर के या एक ही डेजिग्नेशन के 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खातून को जो है वो सैलरी कम दी जा रही है। रीजंस क्या हैं? फिर सवाल तो यही जहन में आता है जब हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो ज़्यादा नंबर लेती हैं, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती हैं लड़कों से। फिर जब वो काम करने के लिए जाती हैं तो वो उनसे कम सैलरीज ले रही होती हैं। देयर इज़ दिस प्रॉब्लम। ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग के साथ एक इशू है जो कि आई एम श्योर के
ओपरा विनफ्रे को भी ये सवाल किया गया था और उनसे पूछा गया था, तो उसने कहा कि मुझे जब मैंने बोला कि मेरी सैलरी आप इन्हांस करें, तो उन्होंने कहा कि तुम तो सिंगल हो, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो मैं जो सैलरी ले रही थी उसका 4 टाइम्स जो है वो मेरा मेल कोलीग ले रहा था, क्योंकि मेल ने घर चलाना है। जी जी, दैट इज़ द थिंग। और ये हमारे यहाँ पर अच्छा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ना अपने इंस्टांसेस समझने, इट्स नॉट ओनली द सैलरी, इट्स द जनरल कॉन्डक्ट। आप किसी सरकारी दफ्तर के अंदर या किसी जगह पर भी, किसी प्राइवेट ऑफिस में भी एक खातून बैठी हैं, उसके 2 कोई कोलीग्स आए हैं और एक बंदा अंदर आकर कहता है जी आप लोग कौन है जी। नाउ दैट इज इंट्रूजन, ठीक है, पब्लिक ऑफिस की हायरार्की को रिस्पेक्ट करना। बीइंग खातून, उसकी अथॉरिटी को जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, वेरी अनफॉर्चुनेटली। और प्रमोशन के केसेस में भी खातून है ना, इतनी सीनियर पोजीशंस में मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस बाज़ औक़ात आ जाते हैं अनबिलीवेबल, कि मतलब आप जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बाजारी किस्म की गुफ्तगू। अगर कोई खातून अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, उसको डिफिकल्ट कहा जाता है या फिर उसके लिए मजीद परेशानियां बनाई जाती हैं। जब वो जाकर अगर वो खामोश रहती है तो ठीक है, किसी को कोई मसला है, वो खुद सफर करती रहे, लेकिन अगर वो जाकर आवाज उठा रही है देन कहा जाएगा कि ये शी इज वेरी डिफिकल्ट। खैर हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। याया हमारे साथ है कराची से। जी याया, गुड मॉर्निंग, क्या टेक है आपका? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और पहले तो मुझे बताएं कि हमारे वो हीरो साहब कहाँ चले गए? हीरो साहब चले गए हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं वो। अच्छा चले ठीक है। अनम को मेरा बहुत सलाम हो, आप अच्छा कर रही हैं, ये भी प्रोग्राम आपके साथ। अच्छा देखिए, मेरे नज़र में बात ये है कि जो आप ये इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकती, जब आज औरतें उस मकाम पे पहुंच गई हैं पहले जहां कभी भी नहीं पहुंच सकती। वो कंपनीज की सीईओज भी हैं, आर्मी में भी, हर जगह है। लेकिन जहां वो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है ना, वो सोसाइटी का जो हमारा इमेज है, जो बात है, जैसे मेरी नज़र में एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, यानी किसी को भी देना, ठीक है। अब जैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी बीवी है या मेरे घर में कोई औरत है तो उसको उस तरह सोचने का हक नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी को भी अपनी ज़हनी गुलाम नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी औरत है तो उसका अपना सोचने का अंदाज है, वो सोच सकती है, बोल सकती है। दूसरी जो बात है ना, तो मैं फील करता हूँ कि थोड़ा सा हमारे यहाँ वो ये होता है कि जहाँ वर्क प्लेस पे औरतें काम करती है या उसको, या अगर वो किसी से हंस बोल के बात कर लेती है या किसी तरह जैसे हम अच्छी खुश इखलाक होती है तो उसको लोग दूसरे रंग में ले जाते हैं। ये ऐसे ही बहुत ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ता है और इसी चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करें आलिया की थ्रू। थैंक यू सो मच याया, हमारे साथ मौजूद थे। नादिया, वही वाली बात कि अगर कोई खातून अपने लिए आवाज उठाए भी तो उसको बहुत उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, शी इज वेरी डिफिकल्ट, और इवन और ये जो है ना मुश्किलात पैदा कर रही है। एग्जैक्टली, वर्क प्लेस पर उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसके लिए काम करना भी मुश्किल है। लेकिन अब ना एक जो अच्छी चीज़ है, वो ऐसे अदारे बैठे हैं और उन अदारों के अंदर सीनियर पोजीशंस पर वो खवातीन बैठी हैं जो हमारी तरह, ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके अपने भी उन्होंने वो सर्कमस्टांसेस फेस करके वहां पहुंची हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस, क्योंकि उस जगह पर जो लोग बैठे हुए हैं वो ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन्होंने खुद उससे वो गुजारा हो। अभी फेडरल ओम्बुड्समैन है आपकी मोहतरमा फौजिया वकार, शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। किसी केस में भी प्रमोशन को वो इवैल्यूएट कर रही हैं और वो देख रही हैं और बड़ा सख्त लेंस से देख रही हैं। मुआशरे में जो बिगाड़ है उसको सुधारने का तरीका भी यही है। अगर खवातीन एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे ज्यादा होंगी तो नीचे जो काम करने वाली खवातीन, उनको एक तो तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। जिस तरह अभी हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। सुल्ताना आपा की अगर हम बात करें, वी आर वेरी ब्लेस्ड। उनके जिस तरह हम इस इदारे में काम कर रहे हैं, हमें ही पता है कि हम बाकी इदारों में भी काम करके आए हैं, लेकिन यहाँ काम करने का डिफरेंट एक एक्सपीरियंस एज ए वुमेन किस तरह है। ज्यादा आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं। देखिए, हम इंक्लूजन को क्यों इतना एम्फसाइज करते हैं कि डाइवर्सिटी इंक्लूजन होना चाहिए और खवातीन को आप इंक्लूड करें, बिकॉज आप वो पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं सकते। आप रास्ता रोक के, हो सकता है उसका इंटेंट बुरा ना हो, लेकिन एक मेल आपका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, समवेयर आप इनसिक्योर हो जाते हैं कि क्यों तुम मेरे रास्ते में एवरी टाइम तुम क्यों खड़े हो। अच्छा, इसके अंदर हमारा ब्रॉटअप किसी भी लड़की का वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जनरली जब हम घरों में देखते हैं, आम घरों में, तो लड़के का ब्रॉटअप बड़ा डिफरेंटली होता है, एक लड़की का ब्रॉटअप बड़ा डिफरेंट होता है। वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर? एक्चुअली हमने एज अ सोसाइटी केयर के नाम पर बच्चियों को इम्प्रैक्टिकल कर दिया। पर्टिकुलरली आप 20-25 साल की एज तक आप बच्चियों को देखें, अकेले नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, ये मत करो, ये नहीं ले जाओ, बड़े भाई को साथ ले जाओ। एग्जैक्टली, उससे उनका वो जो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऐसा शैटर करता है कि जब आप 25 साल की उम्र में धक्का देकर उसे कंपटीशन के लिए वर्क प्लेस पे भेजते हैं, तो वो लड़का जो रैगिंग के बाद कंपटीशन में आया, ही एक्ट्स मच बेटर देन दैट गर्ल। वो लड़की को पहले 5 साल तो ये
लग जाते हैं अपना बैलेंस वापस लाने में कि यार क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, मैं कौन सी वाली जुबान मैंने बोलनी है, आप लड़कियां और सिर्फ क्या मैंने अच्छा दिखना है, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि लड़कियां अच्छा दिख सकती हैं, मर्द ज़हीन हो सकता है। जी जी, नॉट ओनली अच्छा दिखना है, अच्छा बन के रहना है। आप ये बात नहीं करेंगे, आपकी जुबान से ये नहीं निकलना चाहिए, आपकी चाल ऐसी नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना रवैया थोड़ा सा अपनी बेटियों की तरफ फ़र्क करें, थोड़ी जेनरोसिटी ऑफ कॉन्डक्ट दिखाएं। मैं अपने वालिद को क्रेडिट देती हूँ, मेरी हर सक्सेस मेरे वालिद को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत शुरू से बड़ा प्रैक्टिकल कि आलिया ज़रीन ये आपने करना है और आप जाइए ये करके आइए, और इवन वो काम जो हमें पता भी नहीं था कि हम कैसे करेंगे। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। वर्क प्लेस पे इस एनवायरनमेंट को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, क्या तरीके हैं? अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो ख़वातीन कहाँ पर जा सकती हैं अपनी? अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो आपके पास 2 फोरम्स हैं, प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन भी आपके पास मौजूद हैं, लेजिस्लेशन भी मौजूद है, फेडरल ओम्बुड्समैन भी मौजूद हैं, और ये तमाम ख़वातीन चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रही हैं या फेडरल लेवल पे, आई अश्योर यू दैट दे आर मैग्नानिमस, दे आर स्प्लेंडिड पीपल, जो कि ये सारे एक्सपीरियंस में से गुजर चुकी हैं खुद, और अभी वो प्रमोट ये कर रही हैं कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा पिवोटल पोजीशंस पर आएँ, सो दैट आपका ये जो वर्किंग माहौल है ये सॉफ्टन हो, लड़कियों के लिए काम करने वाली सूरत हाल। चैलेंज ये ना पिवटल पोजीशंस पर आने नहीं देते हैं ख़वातीन को, ये इसी चीज़ को हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसी एफर्ट को करने के लिए बहुत सारे, ये सिर्फ ख़वातीन नहीं, बहुत सारे हमारे मेल मेंबरान हैं, हमारे जजेस हैं जो बड़ा मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी हम जब कोर्ट्स में भी देखते हैं तो जो लिटिगेशन, कोर लिटिगेशन के अंदर बहुत कम ख़वातीन हैं। उसकी रीज़न ये है कि रिलीफ नहीं मिलता। रिलीफ क्यों नहीं मिलता? कि स्वाबदीद है। स्वाबदीद क्यों नहीं होती? बिकॉज आप इतना सोशल नहीं है। आप बात करेंगे तो लगेगा वो हो आपका तो फलां के साथ यू नो। और अगर आप पहले तो तादाद को बैलेंस करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। वर्क प्लेस पे जितनी मर्द हैं उतनी ही ख़वातीन अगर हों, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी मल्टीनेशनल्स हैं उनके अंदर 40%, 47%, एक आध हमारा जो बैंक है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ वहाँ 47% तक दे हैव मेक श्योर के 47%। ओके हमारे पास रह गया, वक्त कम रह गया। मैं चाहूँगी कि कोई भी खातून अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है वर्क प्लेस के ऊपर, उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या उसके पास प्रूफ्स होने चाहिए इससे पहले कि वो अप्लाई करे किसी भी इस फोरम पर? आपने समझना है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसी कागज़ पर नहीं हो रही होती, ये सर्कमस्टेंशियल है। यू नीड टू सिक्योर विटनेसेस। आपको ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द कोई 1-2 ख़वातीन हो जो आपके साथ जाकर कह सकें कि इसके साथ ये माल ट्रीटमेंट हुआ है। और अगर किसी की ACR ख़राब की गई है या अगर किसी का प्रमोशन रोका गया है या उसकी सैलरी इक्वल नहीं है तो वो तमाम फिर वो वाला रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करके रखे। हाँ, ये मैं ज़रूर मना करती हूँ इनको कि किसी की इजाज़त के बगैर आप उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे। अनलॉफुली ऑब्टेन्ड वीडियो को आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो रिलायबल एविडेंस नहीं होती। बट अगर आप सर्कमस्टेंशियली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रूव कर लेते हैं तो आपके जितने वो लोग हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले, उनका डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी हो सकता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो सकता है, उनको हैवी फाइन्स हो सकते हैं। तो कानून बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ख़वातीन उसके बाद स्पेशली ये भी डर होता है ना कि मैं एक दरख्वास्त लेकर चली गई और उसके ऊपर कोई एक्शन हो गया, देन मेरे करियर का क्या होगा, आगे फिर किसी और जगह मुझे जॉब ना मिले। यहाँ पर किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी? ये मैं आपको बताऊँ कि बाकायदा ये दोनों अदारे जो प्रोविंशियल और फेडरल ओम्बुड्समैन की बात कर रही हूँ, ये उन ख़वातीन की मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये वो जी आफ्टर 6 मंथ्स एक रिपोर्ट मंगवा लेंगे कि इफ़ शी इज़ ऑल राइट और शी इज़ ग्रोइंग, शी इज़ प्रोग्रेसिंग इन हर प्रोफेशन, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वो तो हेल्पलेस रह जाएगी खातून। बट आई थिंक दीज पीपल आर डूइंग अमेजिंग। क्योंकि जनरली जब हम इस तरह सिचुएशन देखते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो इसलिए चुप रहती हैं कि अगर मैं एक मरतबा एक्शन ले लूंगी तो कल को अगर मैं अपने दोबारा मैंने वहीं पे आके मीडिया के बाद दूसरे चैनल में मुझे यहाँ पर जो है ना वो एक्शनेबल है। अगर उसके साथ कोई रिटेलिएशन करेंगे तो उसका भी डिसमिसल होगा। खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत रहनुमाई भी हुई। आई होप जो देखने वाले हैं उनकी भी रहनुमाई होगी कि आपके लिए ऐसे इदारे बैठे हुए हैं ख़वातीन जो आपको इंसाफ देते हैं अगर आपके साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जल्दी से वापस आएंगे, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, कुछ सियासत और बजट के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी हलचल चल रही है, राब्ते हो रहे हैं। पीटीआई ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट में मुलाकात भी की है और उनसे उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के बजट बॉयकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बॉयकॉट में पीटीआई का साथ दे। तो अब ये शायद एक गठजोड़ होने जा रहा है या मेल मुलाकातें होने जा रही हैं? बात ही हुई है, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ठीक है, आपकी पेशकश हम बिलावल भुट्टो के सामने रखेंगे, उसके बाद जो भी फैसला करती है पार्टी तो फिर आपके सामने रख लेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बजट के ऊपर चंद एतराज़ात सामने रखे हैं, जिसके ऊपर वो काफ़ी गुस्से में भी है। तरक्याती बजट के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया, उसके बाद सोलर पैनल्स के ऊपर जो जीएसटी लगाया गया उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया और दीगर कई एतराज़ात जो है ना वो भी सामने आए हैं। अब पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? क्या वो वाकई में अगर ये मुतालबात हल नहीं होते हैं या नहीं माने जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो बजट के ऊपर वोट नहीं देगी, बजट का बॉयकॉट करेगी? क्योंकि इस तरह की खबरें भी सुनने में आई थी। इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। चलते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं। कायरा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो स्टेटमेंट आया है कि वो वोटिंग का बॉयकॉट कर देंगे बजट की अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या क्या मुतालबात हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पीपल्स पार्टी चाहती है कि वापस ले लिया जाए इस बजट के अंदर। ये सवाल तो आप हमारी पार्लिमानी पार्टी के किसी फर्ज से करते तो वो आपको बेहतर बता सकता। मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में हूँ नहीं, लिहाजा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या तफसीलात हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की तरफ से। ठीक है, और वो क्या है, मतलब जनरली क्या हो सकता है, तनख्वाहों में जितना इजाफा हुआ है हम इस पर मोतरज हैं। टैक्सेस का जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है उस पर हमें एतराज है। और भी इस तरह की कुछ चीजें हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट ये होगा कि इसके ऊपर पार्लिमानी पार्टी के अंदर से किसी से सवाल किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा कमर जमान साहब, पीपल्स पार्टी बजट मुस्तरद करने के मूड में है या सिर्फ अलामती एतराजात कर रही है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी किसी भी तरह मुल्क को एक नए क्राइसिस में खड़ा नहीं करना चाहती और ये बात हम काफी अरसे से कह रहे हैं, जब से ये हुकूमत बनी है और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक हुकूमत के साथ इस सपोर्ट का मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हुआ। ये बात बिलावल भुट्टो साहब से लेके और हमारे कारकुन तक हर बंदा बार बार ये बात कह रहा है और हम 10 मीटिंग्स भी इस पे कर चुके हैं, क़यादत के लेवल पे भी, कमेटीज के लेवल पे भी, सूबों के लेवल पे भी, लेकिन उस पे खातर का अमल नहीं है। इसके बावजूद हमने निजाम को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया, नहीं होने देना चाहते हैं। भले इससे हमारे ऊपर एक प्रेशर है पार्टी के क़यादत के ऊपर, अंदर से पार्टी के कारकुनों की तरफ से, हमारी तरफ से, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया, अपना सियासी नुकसान किया है। अब भी हम बार बार गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं, पहले कह रहे थे बेहतर होता कि ये लम्हा ना आता। ये बात हम बार बार अपने इत्तेहादियों को भी समझाते हैं, मुस्तमदीद को भी समझाते हैं कि बेहतर ये तरीकाकार है कि आप हमारे साथ प्रायर टू बजट या प्रायर टू लेजिस्लेशन मूव करने से पहले आप हमारे साथ बैठिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनिए, डिस्कस कीजिए, या आप हमें कन्विंस कर लीजिए या हमारी राय से एग्री कर लीजिए। जब मिडल वे कोई निकाल लीजिए, जो भी निकले उसके ऊपर फिर आप अगर लेजिस्लेशन मूव करेंगे तो वो इत्तेफाक पहले से होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में ये छोटे मोटे डेडलॉक्स या ये सीरियस डेडलॉक्स ये आते हैं। पीटीआई ने कायरा साहब अब ऑफर किया है और राजा परवेज अशरफ से बात की है असद कैसर साहब ने, ये हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। परवेज अशरफ साहब ने कहा कि वो बिलावल से बात करेंगे इस मामले में एंड देन दे कैन रिप्लाई बेटर। मैं कुछ कह नहीं सकता जी, ये पार्टी के अंदर इस पर कोई गुफ्तगू हुई नहीं है, लिहाजा पार्टी की तरफ से राय देना कि मेरी जमात क्या करेगी ये मुनासिब नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? मैं अपनी राय आपको दे सकता हूँ जी। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के साथ मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने अपने लिए तमाम रास्ते खुद बंद किए। उन्होंने डायलॉग का रास्ता सियासी जमातों से बंद किया, अपोजिशन के अंदर बैठी जमातों को साथ लेके चल नहीं सके। क्या ट्रस्ट बिल्ड किया है जिसकी बुनियाद पे वो किसी और जमात से बात करें? पीपल्स पार्टी का तो मैंने अर्ज कर दिया ना कि हम तो वैसे ही सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे, लेकिन
जो उनके साथी हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या दीगर जमातें, उनके साथ उनका वतीरा क्या है, क्या रवैया इख्तियार रखा है जो कोई और जमात उन पे एतबार कर ले, तो वो खुद ही काफी हैं अपने आप को अपने सिस्टम चलाने के लिए, ना उन्हें किसी मशावरत की जरूरत है। जो पीटीआई कोशिश कर रही है, अगर इस तरह हो जाता है, बजट का बॉयकॉट पीपल्स पार्टी भी कर लेती है, तो क्या हुकूमत को कोई सियासी खतरा हो सकता है? देखिए, ये जो इफ्स एंड बट्स पे सवाल होते हैं ना, ये सवालों से हासिल कुछ नहीं होता सिवाय एक क्योस के। तो मैं इफ्स पे सवाल का जवाब नहीं देता। ठीक है, तो अच्छा। अभी आप क्या समझ रहे हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी जो है उसका मजीद स्ट्रैटेजी जो है ना, इससे रिलेटेड क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है उनके मुतालबात को मान ले? आपको क्या लगता है? पीपल्स पार्टी के आप सीनियर रहनुमा है, तो आप बता सकते हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेगी, जिस लेवल पे पार्लिमानी पार्टी के लेवल पे एंगेजमेंट है वो होगी, उससे ज्यादा लेवल पे वो सदर साहब से या बिलावल साहब से मुलाकात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मजबूरियां हमें समझा लेगी और हम अपनी मजबूरियां गवर्नमेंट को बता लेंगे, पीपल्स पार्टी, और कोई मिडल वे निकालने की सूरत बन सकती है और बनेगी। लिहाजा मैं किसी क्राइसिस को खड़ा होता नहीं देख रहा। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन सकती है कि पीपल्स पार्टी को वाकई में बजट से बात यह है कि हर जमात को ये हक हासिल है कि वो अपना सियासी हिस्सा बढ़ाए, वो अपना सियासी कद बढ़ाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये रास्ता इख्तियार किया है कि अगर अपना कद बढ़ाने, अपना हिस्सा बढ़ाने, अपना शेयर ज्यादा करने में अगर मुल्क का नुकसान होता है तो अपना नुकसान करना है, मुल्क का नहीं करना। ये जो बार बार सवाल उठ रहा है और मीडिया से बार बार सवाल हो रहे हैं कि क्या हो जाएगा और क्या ये क्राइसिस खड़ा हो जाएगा अगर हुकूमत गिर जाएगी, वोट अगर बजट पास नहीं होगा हुकूमत गिर जाएगी, तो यही कहा जा रहा है, क्या उससे मुल्क की बेहतरी होगी? तो मेरा ख्याल है सवाल ये रेज होना चाहिए कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे अफवाह तफहीम का रास्ता बन सके और एक मिडल वे के ऊपर चल के हम मुल्क का निजाम जो एतराज था पीपल्स पार्टी का कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो जीएसटी लगाया गया है उसको हटाना चाहिए, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है। अभी तक की अपडेट्स ये सामने है, 18% जो जीएसटी था जो भी है जी। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लिहाजा मुझे वहाँ पे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूं। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच। कमर जवान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, अपना जिया जो है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, सियासी सूरत हाल के अंदर उस पर पेश कर रहे थे और बजट के बारे में बात कर रहे थे। आगे अगला टॉपिक भी हमारा बजट से मुताल्लिक ही है कि मुल्क की मईशत जो है उसका पहिया हमें पता है बजट से ही चलता है। हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो आदाद शुमार होते हैं, रिलीफ पैकेजेस होते हैं, महसूलात में रद्दोबदल, सब्सिडीज़ और तरक्याती अहदाफ का एक तवील खाका कौम के सामने रखा जाता है। लेकिन असल सवाल ये होता है कि क्या ये बजट सिर्फ असम्बली के फ्लोर तक महदूद रहेगा या फिर इस पर हकीकी मानों में अमल दरामद भी होगा, और क्या इससे आम आदमी की जिंदगी जो है उसके अंदर थोड़ी सी सहूलत आएगी या मजीद मुश्किल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि कागजी वादों को हकीकत का रूप देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग अब सवाल कर रहे हैं कि इस बजट से उनके लिए क्या है। सवालात तो काफ़ी जन्म ले रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें माहिर मौशियात आबिद सुलेरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, मजमूई तौर पर ये जो बजट पेश किया गया, मजमूई तौर पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, बजट पेश होने के बाद इस वक्त जो खित्ते की बदलती हुई सिचुएशन है, अब इस पे इम्पैक्ट आएगा। और मैं ऑयल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब हम बजट ट्रांसमिशन में इसको डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त इसको एक मुख्तलिफ तनाज़र से देखा जा रहा था, और उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि तेल की कीमतें जो हैं वो मुस्तकबिल करीब में $63-64 पर बैरल तक महदूद रहेंगी। अब वो $10 का उसमें इजाफा हो चुका है, और अगर खत्ते में कशीदगी अगर बढ़ती है तो इन कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। अब इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम लेवी है और जो कार्बन लेवी आयद की जा रही है उस पे आएगा। हमने देखा कि अभी 2 रोज़ पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, और ये इजाफा मजीद जो है वो हो सकता है अगर आपको लगता है गवर्नमेंट इस पोजीशन में है? वैसे तो कम ही इसके इम्कानात लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बजट पेश करते हुए मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा था कि हमारे पास फिस्कल स्पेस ही मौजूद नहीं है कि हम मजीद कोई सब्सिडी दे सकें। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन में अगर हम देखें, आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में आ सकती है कि पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कुछ सब्सिडी दी जा सके, चाहे आलमी मार्केट के अंदर इंक्रीज करती रहे प्राइसेस?
मेरे ख्याल कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद है, और इस वक्त जो पेट्रोलियम लेवी से रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 1 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लेवी से इकट्ठा करना चाह रही है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप रिलीफ देने की बात करते हैं तो किसी ना किसी किस्म का मिनी बजट या नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उनमें होशरुबा इजाफा होगा, और ये दोनों सूरतें जो हैं ये अवाम के लिए तकलीफ साबित अच्छा, आबिद सुलैरी साहब, एक तो ये जो नॉन फाइलर्स पे जो काफ़ी सारी पाबंदियां हुकूमत ने इस बार के बजट में भी ऐड की हैं, जिस पर कौमी असम्बली में भी चुटकुले चलते रहे, मीम्स का वो डिस्कस होती रही, तो आपको लगता है कि ये मुआशी तौर पर इम्पैक्ट क्या डालेगी इस बार के बजट के बाद? नॉन फाइलर के साथ पाबंदियों के साथ साथ जो दूसरी चीज़ हुकूमत करने की कोशिश कर रही है और वह बजा तौर पर दुरुस्त कर रही है, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी है। सिर्फ नॉन फाइलर होने की पे पाबंदियाँ लगाना काफ़ी नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लोग नॉन फाइलर कैसे रह सकते हैं, और उसकी वजह यही है कि अगर हम कैश ट्रांजैक्शन जो हैं उनको प्रमोट करते हैं, या अगर हम इकॉनमी को की डॉक्यूमेंटेशन को इनकरेज नहीं करते, तो वहाँ पे एक स्पेस और वैक्यूम बनता है नॉन फाइलर रहने के लिए। और आबिद साहब, कुछ रिकमेंडेशंस आई भी थी एफबीआर की तरफ से कि टैक्स एवेडर्स जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, सख्त सजाएं दी जा सकती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस ले लिया। डेफिनेटली उसके ऊपर रेजिस्टेंस आनी थी। यू थिंक प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने ये इकदाम जो है या ये ऐलान किया गया था इसको वापस लिया है, या फिर गवर्नमेंट को फर्म रहना चाहिए था, इसके ऊपर ज़रूरी है इसके ऊपर अमल करना? नहीं, देखिए, हर चीज़ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। एक तरफ तो हुकूमत पिछले 1 साल से ये कह रही है, और सेनेटर औरंगज़ेब साहब भी ये कह रहे हैं कि वो डिजिटलाइजेशन पे जाएंगे, एफपीआर सिस्टम पे, और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, यानी एफपीआर ऑफिशियल्स के साथ जो अवाम का डायरेक्ट कांटेक्ट है उसको कम से कम करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इतनी स्वीपिंग पावर्स दे देना जो था वो वाक़तन जो है इम्बैलेंस कर देता, और उसको मिसयूज़ किया जा सकता था। अब जो नई चेंजेस प्रपोज हुई कि 21 ग्रेड के कम से कम जो 3 ऑफिसर्स होंगे, वो एक कमेटी की शक्ल में वो अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। एक आपके असिस्टेंट कमिश्नर या जो इनकम टैक्स कमिश्नर इनकम टैक्स, उनकी पावर्स नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये एक मुस्बत कदम है। असल चीज तो डाटा है ना, देखिए, अगर आपके पास CNIC पे सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होती हैं, खा वो सफ़र है, खा वो खरीदो फरोख्त है, खा वो गाड़ियाँ लेना है, कोई भी चीज़ है, तो डाटा ट्रायंगुलेशन करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है और वहाँ पे टैक्स नोटिस भेजे जा सकते हैं। वो जो अरेस्ट करने की नौबत है वो तो तब आती है ना अगर डाटा मौजूद ना हो या आपके पास कोई शक व शुबा हो। तो इस वक्त हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जो है जाना चाहिए। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क का एक बड़ा मसला है। आपको लग रहा है कि हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल है कि इस मसले को हल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके? अगर मैं वज़ीर ख़जाना का इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान वाले दिन का स्टेटमेंट देखता हूँ तो उन्होंने दुरुस्त फरमाया था कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जा सकती और ना गवर्नमेंट जो है वो ऑब्जर्व कर सकती है। वो तो सिर्फ एक फैसिलिटेशन रोल प्ले कर सकती है एनेबलिंग फैक्टर के तौर पे कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे कि वो जॉब्स क्रिएट करें। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि इस वक्त IMF प्रोग्राम 2 IMF प्रोग्राम्स में है और IMF प्रोग्राम्स के अंदर रहते हुए आप स्टेबलाइजेशन तो कर सकते हैं, आप ग्रोथ नहीं ले सकते। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल ऐसे, और इसीलिए जो पॉलिसी रेट है उसको 11% पर ही बरकरार रखा गया है सो दैट थोड़ा ग्रोथ जो है वो स्लो भी रहे। इन दैन 30 सेकंड्स में ये बता दीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद करने की धमकी भी दी है ईरान ने। अगर वो बंद हो जाती है तो फिर पेट्रोलियम प्राइस आपको क्या लगता है कहाँ तक जा सकती है? ये $100 से क्रॉस कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेगा, क्योंकि उससे जो ईरान की अपनी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट स्पेशली चाइना के लिए है वो भी बंद हो जाएगी। सेकंड, उससे जो ईरान के इस वक्त नए हलीफ हैं सऊदी अरेबिया, UAE, कतर वगैरह, जिनके साथ मिडल ईस्ट में काफ़ी अरसे के बाद उसके ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, वो भी डायरेक्टली मुतासर होंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान के लिए इस वक्त चीज़ों को चूज़ करना और बैलेंस करना जो है वो एक खासा मुश्किल
काम है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस मुझे लास्ट चीज होगी लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल टाइम्स हैं और जो मुबस्सरीन है वो ये भी राय रखते हैं कि कुछ भी हो सकता है। खैर बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मौजूदा बजट के बारे में पेश कर रहे थे और अपने एस्पेक्ट्स जो हैं बजट के उनको डिस्कस किया है। आई होप आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन के अंदर इजाफा होगा। जो पेट्रोल प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रही हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना बजट जो है ना, घर का बजट, वो उसके हिसाब से बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। जो फजूल खर्ची है ना उसको थोड़ा सा कम कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। एक आधा डिनर और लंच आप कैंसिल भी कर देंगे तो आयशा मेरी तरफ इशारा करी, मैं आपकी तरफ भी करी हूँ। आप ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी कम कर दें क्योंकि वो भी महंगी होने वाली है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. सेगमेंट है मनी मैटर्स, क्योंकि मनी मैटर करती है, इकोनॉमी भी मैटर करती है। पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो इसको नई जहद देने के लिए अब नज़रें जो हैं समुद्री वसाइल यानी कि ब्लू इकोनॉमी पर मरकूज हो चुकी हैं। 17 जून को दूसरी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नीली मईशत यानी ब्लू इकोनॉमी को पाकिस्तान की नई इक्तिसादी सरहद करार दिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को समंदर से जुड़े बेशुमार वसाइल को इस्तेमाल में लाकर मुआशी तरक्की की राह पर गामजन होना होगा। और साथ ही ब्लू इकोनॉमी सिर्फ माहीगीरी या बंदरगाहों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इसमें मैरीटाइम टूरिज्म, शिप और बिल्डिंग, समुद्री तवानाई, नेविगेशन, बंदरगाही तजारत और कोस्टल डेवलपमेंट जैसे अहम शोबे भी शामिल हैं। इनका बेहतर इस्तेमाल पाकिस्तान की GDP को बढ़ा सकता है, रोजगार के मौके भी पैदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने सोचा कि इसको डिस्कस करना ज़रूरी है और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब। आप जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, हर अपना एनालिसिस जो है पाकिस्तान की मईशत और उसके डिफरेंट पहलुओं के ऊपर देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर नजर है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान का फोकस अब उनकी तरफ है, उसी में से एक ब्लू इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ब्लू इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? देखिए ज़राए तो मौजूद हैं, जहाँ तक कुदरती ज़राए की बात है। हमारा नक्शा आप देखें, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन हमने इस पर पूरी तरह कभी काम नहीं किया और इस वजह से चूँकि तारीख़ी एतबार से इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया है, तो इसलिए हम इसे उतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सके जितना कि हमें करना चाहिए था। पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है और बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, यानी वज़ीर आज़म ने जो बात की है इस बारे में, आपको लगता है कि इस पर ये हुकूमत की प्रायोरिटी भी है या ये सिर्फ बात की हद तक ही है? हुकूमतों का एतबार मैंने वक्त के साथ साथ कुछ थोड़ा कम किया है, कम करना शुरू कर दिया है। तो ऐलानात तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर वो बात वही होती है कि दिल्ली हुनूस दूरस के दिल्ली भी बहुत। कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा अपनी ब्लू इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? एंड देन जब हम पोर्ट्स की बात करते हैं, यू थिंक हमारी पोर्ट्स 3 बड़ी पोर्ट्स हैं, इतनी केपेबल हैं, कराची पोर्ट, बिन कासिम और गवादर पोर्ट, इतनी केपेबल हैं कि ब्लू इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें? ये अच्छी शुरुआत हैं और लोग ये कहते हैं कि हमारी कोस्ट लाइन पे 1 या 2 जगह और पोर्ट्स की गुंजाइश है। गो के अभी जितना हमारा कार्गो आ रहा है बैनुल अक़वामी सतह पे, वो तो इन्हीं 3 पोर्ट्स पे हैंडल हो रहा है। लेकिन अगर ये CPEC किसी वक्त चल पड़ा और ये चीन की जितनी और वस्ती एशिया की जितनी भी कार्गो है, तो फिर तो वैसे राइट नाउ फरहान साहब CPEC का स्टेटस क्या है राइट नाउ? CPEC पे कुछ थोड़ा सदमोरी का शिकार तो है हुआ है, लेकिन चल रहा है और चीन की मदद से मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ एक मौका ऐसा आएगा कि ये रिवाइवल की तरफ भी चला जाएगा। ये सही है कि कुछ इसके अहदाफ ऐसे हैं जो कि कुछ साल पहले हमें कर लेनी चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं। अभी जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर काम करने का, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? चाइना ऑन बोर्ड है इस पर? जी चाइना बिल्कुल है, क्योंकि चाइना के लिए तो उनका तो एक बहुत अहम इंटरेस्ट है। गवादर को उन्होंने जब फंड किया था जी, और ये बहुत मुद्दत की बात है, मैं कई साल पहले वहाँ पे गया भी, तो मुझे मरहूम सदर मुशर्रफ की एक बात याद आई, क्योंकि उनके ज़माने में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग वगैरह हुई थी। उन्होंने ये कहा था एक छोटी सी महफिल में जहाँ मैं भी मौजूद था कि people don't realize the full benefit of Gwadar. They will realize it maybe in 20 years, maybe in 50 years, maybe in 100 years.
बट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लूप होल्स तो हैं और आपने कहा कि पोटेंशियल भी उतनी ही है। दूसरे ममालिक, आपने चाइना का कहा कि वो ऑन बोर्ड है, लेकिन कई और ममालिक हैं जिनसे सीखने के मौके भी हैं पाकिस्तान के लिए। उनसे पाकिस्तान क्या सीख सकता है? जैसे इंडोनेशिया की बात करें, नॉर्वे की बात करें, या इस तरह के दीगर ममालिक। देखिए, सबसे पहले तो जो फिशरी का सेक्टर है, अगर आप कभी कराची की बंदरगाह पे तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पे जाके देखें तो जो आम फिशिंग बोट्स हैं उनके पास जिस किस्म की मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनकी बोट्स भी नहीं हैं। हर एक के पास GPS डिवाइस भी नहीं है। समुंदर में आप दूर निकल जाएं तो वहाँ पे एक मौका ऐसा आता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप किस तरफ हैं। आप एक खला में खड़े होते हैं और कोस्ट लाइन का अंदाज़ा होता है, ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग बड़ी महारत से अपना काम करते हैं। हमारे पास मिसालें भी तो मौजूद हैं दुनिया भर के अंदर। अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें, हम बहरीन को देखें, हम UAE को देखें, वहाँ पर उनकी पोर्ट के थ्रू उन्होंने जितना ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप किया है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। यू थिंक वो एक बेहतर मिसाल होगी पाकिस्तान को फॉलो करने के लिए, या वहाँ से कितना सीख सकता है, या क्यों नहीं सीख रहा है पाकिस्तान? देखिए, सीखने के लिए किसी और का जाके तजुर्बा देख के और उसे मनोअन उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मैं डाल देता हूँ, और ये इंडिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में भी है, कि माहीगीर कभी कभार हमारे जिस तरह होता है कि वो इंडियंस पकड़ लेते हैं या उनके माहीगीर हम पकड़ लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये खुले समंदर में जब जाते हैं तो इन्हें फिर अंदाज़ा नहीं होता कि एक हद से आगे जाने का ये कहाँ पे खड़े हैं, यानी समुद्री हदूद में कहाँ पे मौजूद हैं। और फिर अगर भागने की कोशिश करें, कोस्ट गार्ड की बोट यहाँ से या वहाँ से आ जाए तो वो ज़्यादा तेज़ तरार होते हैं, वो निकल भी नहीं सकते। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ज़ाहिर है एक बड़ी सरमायाकारी की भी ज़रूरत है। ये भी एक चैलेंज है पाकिस्तान को, और अगर है तो फिर कौन से ममालिक जो हैं या कौन से इदारे जो हैं वो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? किधर जाना चाहिए पाकिस्तान को? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने अपने मुल्क को प्रेजेंट किया है वक्तन फ़वक्तन। अगर हम बुनियादी कुछ मसाइल हल कर लें अपने, तो मेरे ख्याल में फिर ये और शोबों के साथ साथ फिशरी भी आगे जा सकता है। अच्छा, फिर आजकल क्लाइमेट चेंज की जो बात होती है उसमें क्योंकि मामला कंजर्वेशन का भी है साथ ही साथ, अब मुल्क में जिस तरह डिफॉरेस्ट्री हुई है, हमने बिल्कुल अंधाधुंध अपने दरख्त काट दिए, और लेकिन रीफॉरेस्टेशन हमने नहीं की, उतनी नहीं की। यही हाल यहाँ पे भी है। सही, हर गवर्नमेंट जब भी आती है वो एक मैरीटाइम का मिनिस्टर भी अपॉइंट करती है। अभी मुझे नहीं पता है कि कौन है, आप बता दीजिएगा अगर आपको मालूम हो तो। उन्होंने अभी तक किया क्या है इस शोबे के लिए, मैरीटाइम के लिए? बदकिस्मती से माजी में तो कई मिसालें मिली हैं सियासत की, और मुझे एक वज़ीर साहब कई साल पहले ऐसे भी याद हैं जिन्हें जब वजारत मिली तो वो इस बात पे बड़े खुश थे कि कराची की बंदरगाह पे, कराची पोर्ट पे मेरी बिल्कुल पक्की इजारादारी होगी। एंड देन करप्शन की जो हम वहाँ पे कहानियाँ सुनते रहते हैं, करप्शन, इनएफिशिएंसी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये जो मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था कंजर्वेशन का, कि मछलियाँ आप पकड़ लेते हैं क्योंकि खुराक है, और चीज़ें आप पकड़ लेते हैं, लेकिन आपके पास क्या कोई नेशनल प्लान है कि वो जो फिशरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसके बाद साथ ही साथ बल्कि वहाँ पे उनको बढ़ाया भी जाए, उसके लिए क्या तरीका? आम लोगों को नॉलेज है इस बारे में, इल्म है इस सेक्टर के बारे में, इसकी डेप्थ कितनी है, इससे हम क्या अर्न कर सकते हैं? बदकिस्मती से पूरे मुल्क में नहीं है। मुझे एक दफ़ा यहाँ पे हम न्यूज़ के स्टूडियो से नज़दीक एक जगह है इस्लामाबाद में, आपारा, वहाँ पे मैं कई साल पहले रिपोर्टिंग के लिए निकला, कुछ लोगों से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि गवादर किस जगह पे है, कौन से सूबे में? कुछ ने मुझे ये कहा कि जी वो कराची के साथ है, और सूबे का जब पूछा तो उन्होंने कहा जी बस कराची के साथ ही है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो बलूचिस्तान में। चले फरहान साहब, वो तो आम लोग हैं ना, उनसे क्या शिकवा करना, जो जिनको पता होना चाहिए उनको नहीं पता कि किस तरह से इस शोबे को आगे लेकर जाना है, तो वहाँ पर हम ज़रा ज़्यादा रोना डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, पाकिस्तान का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको डिस्कस कर रहे थे। मिसमैनेज्ड वसाइल हैं, हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर हम शो पर बात करेंगे, टॉपिक्स पर बात करेंगे। ब्रेक बाद साथ रहिए।
ओके जी, वेलकम बैक। अब हम जिक्र करते हैं एक और अहम मामले का। अगर आपका बच्चा 3 साल की उम्र में भी ना बोले तो क्या करना चाहिए? बच्चा बोलने की उम्र को पहुंच जाए और ना बोले तो फिर वालिदैन की परेशानी जो है वो बढ़ने लगती है। तोतलापन या हकलाहट का शिकार जो बच्चे होते हैं, अल्फाज की खराबी या अल्फाज की अदायगी या बोलने में मुश्किलात बच्चों को पेश आने लग जाती हैं। बच्चे के जुमलों में बेतरतीब अल्फाज, मुंह के कमज़ोर पट्टे और बात करते वक्त कंफ्यूज होना, बार बार पलकें झपकना, ऐसी अलामात भी सामने आती हैं। जब बच्चे ऐसी कोई भी अलामत जाहिर करने लगें तो वालिदैन थोड़े से घबरा जाते हैं कि अब क्या करें और क्या ना करें। एक और सिचुएशन होती है जिसमें वालिदैन घबरा जाते हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, बड़ी यंग एज से बोल रहा वो तो हर घर की कहानी है। इस कन्फ्यूजन के अंदर वक्त पर अगर दुरुस्त फैसला नहीं किया जाए तो फिर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। अब ऐसे में एक सोल्यूशन जो लोग कहते हैं वो स्पीच थेरेपी है कि बच्चा नॉर्मल है, उसको उसकी ज़बान में भी कोई मसला नहीं है, वो सुन भी सकता है, बट वो 3 से ज़्यादा साल का हो चुका है और वो बोल नहीं पा रहा, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। देन जब आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं तो समटाइम्स डॉक्टर स्पीच थेरेपी जो है ना वो रेकमेंड करते हैं। तो हमने सोचा कि स्पीच थेरेपिस्ट को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि स्पीच थेरेपी बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी बच्चे के लिए अंदाजन कितना वक्त चाहिए होता है रिजल्ट्स देखने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना मलिक जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्लैड टू हैव यू। स्पीच थेरेपी के बारे में सबसे पहले तो एक्सप्लेन कीजिएगा, ये है क्या और किस बच्चे को इसकी ज़रूरत होती है? ओके, तो स्पीच थेरेपी के हवाले से अगर हम बात करें तो स्पीच थेरेपी हम तमाम उन बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह अब आपने बताया कि जिनको बोलने के मसाइल दरपेश हैं, जो हकलाके बोलते हैं, जिनमें तोतलापन है, रवानगी के मसाइल हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि हम स्पीच थेरेपी एडल्ट्स के साथ भी करते हैं जिसमें स्वॉलिंग के मसाइल आ जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा मसला जिसमें ब्रेन अफेक्ट हो गया है और जो एडल्ट है वो बोलने के काबिल नहीं है, सो उनके साथ भी हम स्पीच थेरेपी जो है। अच्छा, कोई एज नहीं है इसकी? या बच्चों को कब पेरेंट्स जो हैं वो लेके एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास, या इतनी उम्र के बच्चे में ये सिम्टम्स आ सकते हैं, इसकी कोई एज नहीं है? नहीं, देखिए जो स्पीच का मसला है ना, अगर हम स्पीच थेरेपी सेल्फ की बात करें तो पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पीच थेरेपी का किरदार हम देख सकते हैं, लेकिन मसले पे डिपेंड करता है कि मसला क्या है, उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को किस उम्र में हमें जो है वो स्पीच थेरेपी के पास लेके जाना है। 3 साल से ऊपर का हो चुका है और वो बोल नहीं पा रहा, बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा है, तो कब वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि नाउ देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड आई शुड टेक हिम टू सम डॉक्टर और स्पीच फॉर स्पीच थेरेपी? देखिए 3 साल इटसेल्फ एक ऐसा एज ब्रैकेट है जहाँ पे अब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब बच्चा अगर नहीं बोल रहा तो हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास या कंसल्टेंट के पास लेके जाना है। नॉर्मल उम्र क्या है बच्चे की बोलने के लिए? इस उम्र में बोलना शुरू कर देना चाहिए बच्चे को? ठीक है, सो देखिए जब बच्चा 1 साल का होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पास तकरीबन 8 से 10 अल्फाज का समझ में होना चाहिए कि वो समझ सक रहा हो, और इसी तरह 1 से 2 लफ्ज़ वो बोल सक रहा हो, मानी खेज लफ्ज़ वो बोल सके, जैसे मामा, बाबा। सो 1 साल में आपका बच्चा ये बोलना चाहिए। अगर हम उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जो कि ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, अगर 6 माह में हम कहते हैं कि बच्चे कुछ बेमानी जो आवाज़ें वो निकाल रहे हों, जैसे मामा, बाबा, अक्सर आपने बच्चों को बोलते हुए देखा होगा। अगर बच्चा इस तरह की आवाज़ें नहीं निकाल रहा और 1 साल के ऊपर जाकर वो लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा, और अगर हम 2 साल में, जैसे आपने 3 साल की ब्रैकेट बताई है, तो 2 साल का बच्चा तकरीबन 2 लफ्ज़ जो है जोड़कर आपको अपनी बात समझा सकता है, मामा गो, बाबा कम, यू नो। तो अगर वो ये नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि अब आपको जो है एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जाना है। 2 साल की उम्र से ही आपको सोचना चाहिए क्या होती है इसके पीछे? बच्चा जब बोल नहीं पा रहा था या स्पीच डिलेड होती है तो उसके पीछे क्या रीजंस क्या होती हैं? ओके, सो बहुत सारी रीजंस हैं स्पीच डिले की। जेनेटिक्स भी हो सकती है, बहुत दफ़ा आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि इसका बड़ा भी लेट बोला था या हमारी फैमिली में लेट बोला जाता है। एक तो जीन्स में भी ये चीज़ देखी जा सकती है। उसके अलावा आजकल के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो कोविड के बाद देखा गया है कि डिजिटलाइजेशन जब से आई है उसके बाद बहुत सारे बच्चों के अंदर स्पीच डिले देखा जा रहा है, जहाँ पर जो बच्चे हैं मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि उसके बाद ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर मैं अभी मैं क्लिनिकल अगर एक्सपर्टीज़ के हवाले से बताऊँ, एक्सपीरियंस के हवाले से बताऊँ, तो वहाँ पर हमारे पास 50% केसेस ऐसे हैं जो कि मोबाइल के इस्तेमाल के बाद बच्चों की स्पीच डिले देखा जा रहा है। मेरी अपनी फैमिली में एक इस तरह का केस है, जो मोबाइल देखता रहा है बच्चा, 3 साल तक नहीं बोला, और फिर वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि मोबाइल सबसे पहले इसका दूर करें, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग भी ना पेरेंट्स को ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि जैसे ही आप मोबाइल रिमूव करेंगे आप देखेंगे बच्चे के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि होता ये हमारे यहाँ एक पैटर्न देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल से वर्ड्स पिक कर लेते हैं, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है, बच्चे वर्ड्स पिक कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उसको फंक्शनली यूज़ कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते। वो खुश हो जाते हैं कि
बच्चा जो है वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन ये ऑल्टरनेट हो सकता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को बिठाकर उससे बात करें एंड देन अगर वो फोन के ऊपर चीजें देखकर वीडियो देखकर कुछ सीख रहा है, इन दोनों के अंदर फर्क को जरा एक्सप्लेन करें और बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर या साइकी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? ओके, सो देखिए तो बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है ना कि आप बच्चे के साथ खुद भी कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमने भी टीवी देखा है, हमने भी मोबाइल्स देखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए इतनी ज़्यादा थी या हमारे पास फिजिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा था कि वो चीज़ें वन वे नहीं थी। यानी ये कि जैसे अभी आपने कहा अगर पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल पर कुछ दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अगर वो उनके साथ बात भी करें, उनको बताएं देखो आपने मोबाइल में फ्लावर्स देखे थे, सी दीज आर द फ्लावर्स, या अगर हम उनसे कहते हैं कि रिलेट करके बताएं तो ऑटोमेटिकली बच्चे वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जहाँ पे सिर्फ बच्चा राइम्स देख रहा है, सिर्फ मोबाइल में कार्टून्स देख रहा है, घंटों तक देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो और फिर उसको आपको रिलेट नहीं करवाना। अच्छा, बच्चा अगर सही तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा, किसी को नहीं बता पा रहा, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं उस वक्त? ज़्यादातर आपको फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। आजकल आप देखेंगे बच्चे जो है जब अपनी बात नहीं समझा पा रहे होते तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो ज़्यादातर जो बिहेवियरल कंसर्न्स हैं वो भी स्पीच के ना होने की वजह से ही बच्चों में आ रहे होते हैं। आमना, एक तो हम स्पीच थेरेपी की बात कर रहे थे कि किस उम्र में होनी चाहिए, और लेकिन कोई पेरेंट्स जो स्पीच थेरेपी के लिए बच्चे को लेके जाते हैं उसका दौरानिया कितना हो सकता है, यानी कितने अरसे तक उस स्पीच थेरेपी को कंटिन्यू करना होता है? ये भी बच्चे से बच्चे वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड प्रोग्रेस कि बच्चे की लर्निंग पेस कितनी है, वो कितना जल्दी चीज़ों को पिक कर रहा है। एट द सेम टाइम जो पेरेंट्स की इनपुट है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमने स्पीच थेरेपी में अक्सर देखा है कि पेरेंट्स अगर जितना इनपुट दे रहे होते हैं उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा होता है, लेकिन अगर सिर्फ थेरेपिस्ट ही काम करता रहे और फैमिली की तरफ से आपको ज़्यादा इनपुट ना मिले, फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इतना टाइम पीरियड जो है वो लग वर्चुअल ऑटिज्म या कम, इसमें महीनों लगते हैं? डिपेंड करता है, बच्चे पर डिपेंड करता है। वर्चुअल ऑटिज्म की एक टर्म आपने यूज़ की थी, ब्रेक में आप एक्सप्लेन भी कर रही थी, उसके बारे में ज़रा बताएं, व्हाट इज़ इट? जिस तरह अभी हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे कि बच्चों का मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली ये होता है कि ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आप बच्चों में देखते हैं मोबाइल स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह से। और स्क्रीन में सब स्क्रीन आ जाती हैं, आपकी टैबलेट्स आ जाते हैं, टीवी, मोबाइल, सब स्क्रीन को हम कहते हैं स्क्रीन टाइम है बेसिकली। तो इसमें होता यह है कि जिस तरह ऑटिज्म की हम बात करें तो ऑटिज्म में बच्चों का आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होंगे, या फिर अटेंशन स्पैन कम होगा, कम्युनिकेशन डेफिसिट्स होंगे, ब्लिंक कर रहे होते हैं, या कुछ बच्चों में ऐसा देखा जा सकता है, बट दीज आर द सिम्टम्स जो हम देखते हैं। ये अफेक्ट करता है स्पीच कैपेबिलिटीज को बच्चे की, अगर ये वर्चुअल ऑटिज्म की अगर हम बात करें, इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इट, तो वो अफेक्ट करता है? बिल्कुल करते हैं सर। वर्चुअल ऑटिज्म में मैंने आपको बताया ना कि मेजर जो फीचर है दैट इज़ कम्युनिकेशन डेफिसिट, जो कि ऑटिज्म में भी आपको देख सकते हैं आप। सो इसी तरह अगर वर्चुअल ऑटिज्म है और उसमें बच्चा बोल नहीं सक रहा है, देन डेफिनेटली आपकी स्पीच इफेक्ट होगी, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर सक रहे हैं, कमांड फॉलो नहीं कर सक रहे हैं। सो दीज आर ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स जो कि बच्चों में स्क्रीन की वजह से देखे जाते हैं। स्क्रीन बहुत बड़ा कल्प्रिट है इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, मेडिकेशन पे कब शिफ्ट करते हैं बच्चों को, या इतने छोटे बच्चे को मेडिकेशन की तरफ नहीं लेके जाते? स्पीच के लिए कोई मेडिसिन नहीं रिकमेंड की जाती। ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि हमारे यहाँ पाई जाती है कि बच्चों को अगर आप दवाइयाँ दें या खासकर कोई टोटके करें तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अभी तक कोई ऐसी रिसर्च एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि मेडिसिन से बच्चा बेहतर हुआ है, बल्कि ऐसा ज़रूर देखा गया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें बाकी मसाइल हैं, जैसे बिहेवियरल इशूज़ हैं, तो अगर हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है साइकाइट्रिस्ट की जानिब से, लेकिन इट्स सिर्फ स्पीच के लिए कोई भी मेडिसिन रेकमेंड नहीं। ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों की भी स्पीच थेरेपी होती है। बिल्कुल, बड़ों की भी आप करवाते हैं, उसके बारे में बताएं कि वो होती किस वजह से है बड़ों के अंदर, एंड देन बड़ों को कितना टाइम लग सकता है टू गेट बेटर रिजल्ट्स? ओके, सो देखें, कम्युनिकेशन का ताल्लुक आपके ब्रेन से है, तो कोई भी ऐसा मसला जिसमें ब्रेन अफेक्ट होता है, जैसे कि आपके ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर आपका स्ट्रोक हो गया फालत, जो कि सबसे मेजर एक थिंग है उसमें, या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हैं, पार्किंसन डिजीज़, यू नो देयर लॉस ऑफ डिजीज़ जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। कोई भी ऐसा मसला जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है उसमें एडल्ट्स की भी स्पीच अफेक्ट हो जाती है, और उसमें हम फिर स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली एक और एरिया है जिसको हम स्वॉलिंग का एरिया कहते हैं, निगलने का एरिया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको निगलने में मसाइल दरपेश आ रहे होते हैं, तो उसमें भी जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। एंड एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न अबाउट द टाइम पीरियड, अगेन डिपेंड्स के व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और वो किस लेवल के ऊपर है, उस मुताबिक फिर हम बता सकते हैं। बट इन द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीच थेरेपी डज हेल्प,
चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आमना, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। तो तमाम पेरेंट्स जो हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है। अगर 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो इट इज़ द टाइम कि आप अपने बच्चे को किसी एक्सपर्ट के पास लेकर जाएं एंड देन अगर ज़रूरत पड़े तो स्पीच थेरेपी भी ज़रूर उनकी शुरू कराएं। अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगा ये सेगमेंट। नहीं बिल्कुल, हमारे सबके लिए, हम सबके लिए इंफॉर्मेटिव है क्योंकि हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं इस तरह के मसाइल होते हैं और ख़ास तौर पर जो बड़े हैं उनकी अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो बच्चों को अवेयर कर सकेंगे और सही टाइम पे बच्चों को जो है वो बच्चों को टाइम के पास ले जा सकेंगे। बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि मामला खराब हो, आप बच्चों को टाइम दीजिए सो दैट बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सके जो भी उनकी सर्वाइवल स्किल्स। बिल्कुल, वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।